नमस्कार, वेलकम टू स्पॉटलाइट में हूं आपके साथ अभिषेक। आज चर्चा करेंगे बंगाल में हार और यूपी में हो रही रार पर। जी हां, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बंगाल में ममता बनर्जी की करारी हार को लेकर अब बयान जारी कर दिया है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा ने वोट की शर्मनाक लूट की है। पुलिस प्रशासन का अवैध इस्तेमाल करने में भाजपा ने कतई संकोच नहीं किया। अखिलेश यादव ने कहा कि बंगाल हिंसा की उन्होंने निंदा की है और सुप्रीम कोर्ट से अपील की बंगाल चुनाव परिणाम पर संज्ञान ले तथा मतगणना की रिकॉर्डिंग लाइव प्रसारित की जाए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि चुनाव में भाजपा की बेईमानी के सैकड़ों वीडियो और शिकायतों के बंडल उनके पास मौजूद हैं। अखिलेश के बयान पर पलटवार करते हुए यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि अखिलेश यादव दिन भर तुतुरी बजा रहे थे, लेकिन अब बंगाल की जनता ने उन्हें ढूंढने पर मजबूर कर दिया। केशव ने इस जीत को डबल इंजन सरकार की जीत बताया और कहा कि बंगाल में अब सुशासन आएगा। तो इस सुबह सपा नेता ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव को एसीपीसी और ट्वीट वाला नेता करार देते हुए कहा कि बंगाल की हार के बाद अखिलेश 2027 में लंदन चले जाएंगे। तो आपको बता दें कि बंगाल में भाजपा की बड़ी जीत को सपा सहित समूचा विपक्ष एक धांधली करार दे रहा है, जबकि केरल, तमिलनाडु जैसे राज्यों में हुई सत्ता परिवर्तन को लोकतंत्र की जीत बता रहा है। आखिर ये डबल स्टैंडर्ड क्यों और क्या बंगाल की हार से अखिलेश यादव सचमुच घबरा गए हैं? तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, उससे पहले बयानों पर एक नजर। हमारी मांग है, ये जानकारी के साथ साथ मांग है हमारी कि सुप्रीम कोर्ट तत्काल संज्ञान ले और बंगाल की मतगणना की सीसीटीवी पूरे देश के सामने लाइव उपलब्ध कराई जाए। हमारी मांग है सुप्रीम कोर्ट से तत्काल संज्ञान ले और बंगाल की मतगणना की सीसीटीवी पूरे देश के सामने लाइव उपलब्ध कराई जाए। अजीब दोहरी राजनीति है, एक दोहरा सोच है आपकी। अगर आप तमिलनाडु में विपक्ष जीतता है तो वहां सब कुछ ठीक है, केरला में विपक्ष जीतता है तो वहां भी सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर पश्चिम बंगाल में वो बुरी तरह से परास्त होता है तो वहां जरूर कुछ गड़बड़ है। यह सोचने की तरीके को, नजरिए को बदलिए, जनमत को देखिए। जहां जनता पूरी तरह से मोदी के साथ थी, मैंने इसके पहले भी कहा था, चुनाव वोट पड़ने के एक हफ्ता पहले भी, कि बंगाल की परिस्थितियां बदल गई हैं। वहां जनता आगे आगे है और नेता जनता के पीछे पीछे हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में आपको और वैसे भी संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाना आपके लिए बहुत आसान सा हो गया है, जबकि उससे बचना चाहिए। माननीय अखिलेश यादव जी ने आज प्रेस वार्ता करके चुनाव प्रक्रिया जो देश के अंदर चल रही है, उसमें चंडीगढ़ मॉडल हो या फिर उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के मॉडल हो या फिर अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल का जो मॉडल हुआ है, जिस तरीके से धांधलियां, वोटर के वोट डालने के अधिकार को छीना जा रहा है, जो बाबा साहब ने हर देशवासी को एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार दिया था, वो छीना जा रहा है। बाबा साहब के संविधान को बदलने का काम किया जा रहा है और चुनौती दी है चुनाव आयोग को कि पश्चिम बंगाल में हुए चुनाव की वीडियो रिकॉर्डिंग निकालें। तो निश्चित तौर पर जब वीडियो रिकॉर्डिंग निकलेगी, डीवीआर बाहर आएगा, तो जो चंडीगढ़ मॉडल हुआ था और जिस तरीके से कैमरे में सारी चीजें कैद निकली, वही सारी चीजें पश्चिम बंगाल में निकलेंगी और ऐसे चुनाव पे कठोर से कठोर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। तो नतीजे आ चुके हैं, कोई संतुष्ट है और कोई असंतुष्ट, लेकिन इन सब के बीच में जो राजनीति हो रही है और जो बयानबाजी आ रही है, उसके क्या मायने समझने की कोशिश करेंगे। राघवेंद्र सिंह बीजेपी से हमारे साथ, डॉक्टर पूजा मिश्रा समाजवादी पार्टी से, डॉक्टर एचएन उपाध्याय कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। सबसे पहले राघवेंद्र जी, जबरदस्त जीत पश्चिम बंगाल में आपको मिली और जाहिर तौर पर पश्चिम बंगाल में बीजेपी को जो जीत मिली है उसको लेकर आप निश्चित रूप से उत्साहित होंगे, क्योंकि भाषाई राज्यों में पश्चिम बंगाल में जो उपलब्धि आपको हासिल हुई है, इसको लेकर हर तरफ चर्चा हो रही है। लेकिन इस उपलब्धि को हासिल करने के पीछे आखिर राज क्या है? अगर बात की जाए 10 साल पहले के चुनाव के, तो 3 सीटों पर आप थे, फिर 77 पर आप आए और अब 206 पर आप पहुंच चुके हैं। आखिर ऐसा क्या बदल गया बीजेपी को लेकर पश्चिम बंगाल में कि आप एकदम क्लीन स्वीप मारते हुए नजर आए पश्चिम बंगाल में? अभिषेक जी, बिल्कुल स्पष्ट है। जब हम चुनाव लड़े थे 2016 में हमारी 3 सीटें आई थी, उसके बाद 77 आई, उसके बाद 208 आई। हम लोग लगातार 10 सालों से अथक परिश्रम करते रहे। वहां हमारा संगठन जो है जमीनी स्तर से शुरू होकर के ऊपर तक है। हम लोगों ने संगठन के माध्यम से समाज की सेवा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उसके विपरीत ममता बनर्जी जो है सरकार में रही, वहां पर बेरोजगारी,
वहां भ्रष्टाचार, वहां अराजकता, वहां लूटमार, उसकी तरफ सरकार, ममता बनर्जी की सरकार ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और अराजकता का वातावरण लगातार दिनों दिन बढ़ता रहा। देश की जनता में आक्रोश व्याप्त हो गया। वहां पर हिंदुओं का उत्पीड़न बहुत बड़ा विषय था। वहां का हिंदू बिल्कुल साइलेंट हो गया था। जरा सा कोई बोलता था तो उसकी या तो हत्या कर दी जाती थी, महिलाओं का बलात्कार किया जाता था और कटबनी वहां पर एक जग जाहिर थी। थाने जो है ममता बनर्जी के कार्यकर्ता चलाया करते थे। ये बात हर आदमी जानता है, कोई चीज लुका छिपी की बात नहीं है। हम लोगों ने ये बड़ी विचित्र बात है। लेकिन राघवेंद्र जी, ममता बनर्जी ना सिर्फ हिंदू है बल्कि ब्राह्मण भी है। उनको मुसलमान परस्त बनाने की ये जो आप बात कर रहे हैं कि हिंदुओं का दमन किया गया, 15 साल तक वहां पे रही और वहां की 75% आबादी हिंदू है जिनका समर्थन उन्हें 15 साल तक मिलता रहा। क्या ये इकलौता एक कारण था जिसके चलते हुआ? अगर आप बात कर रहे हैं कि बेरोजगारी और आर्थिक रूप से पिछड़ा था ये राज्य, तो अगर पूर्वांचल की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश और बिहार की स्थिति अभी भी कुछ खास अच्छी है नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं है अभिषेक जी। हम उत्तर प्रदेश से बैठे हुए हैं। देश की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी उत्तर प्रदेश है। कैसे आप कह सकते हैं उत्तर प्रदेश की स्थिति बेहतर नहीं है? 55% एक्सप्रेस वे देश के उत्तर प्रदेश में बने हुए। कैसे आप कह सकते हैं उत्तर प्रदेश की स्थिति बेहतर नहीं है? हम लोगों ने 10 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां दी हैं। हम लोगों ने बड़े पैमाने पर विकास कराया है, एमएसएमई सेक्टर में काम कराया है। आज की तारीख पर उत्तर प्रदेश जो है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरह अग्रसर है। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश से संगठित अपराध समाप्त कर दिया है। कैसे आप कह रहे हैं उत्तर प्रदेश की स्थिति बेहतर नहीं है? राघवेंद्र जी, मैं किसी दूसरे राज्य से तुलना नहीं करूंगा। अगर मैं गुजरात से ही तुलना कर दूं तो स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि उत्तर प्रदेश इस वक्त कहां पे है, और बिहार की तो खैर बात ही छोड़ देते हैं। अभिषेक जी देखिए, तुलना कर रही हो तो उत्तर प्रदेश की उत्तर प्रदेश से करिए, गुजरात की गुजरात से करिए। गुजरात में लगातार 6वीं बार हमारी सरकार है। हम लोगों ने बेहतर परफॉर्मेंस दिया है। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश देखिए भाई, 2017 से पहले में उत्तर प्रदेश में अराजकता का नंगा नाच हुआ करता था। हर तीसरे दिन दंगे हुआ करते थे। संगठित अपराध का बोलबाला था, माफिया राज का बोलबाला था, जिसको जो है सरकार के लोग चलाया करते थे, बड़े बड़े मंत्री संचालित करते थे, विधायक लोगों के में ये काम हुआ करता था। ये बात जाहिर है। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने विकास के नए नए आयाम स्थापित किए। हम लोगों सुशासन के नए नए आयाम स्थापित किए। लंबी श्रृंखला है इसकी, छोटी मोटी श्रृंखला नहीं है। अगर आप डिबेट करेंगे तो 1 घंटे में उत्तर प्रदेश के विकास पर, उत्तर प्रदेश के सुशासन में चर्चा करने को तैयार हूं। लेकिन आज का विषय ये नहीं है। आज का विषय है राघवेंद्र जी, उसी पे आते हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को एक बड़ा दिग्गज माना जाता था, नेता, और खैर इसी को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा है। तो वहां पे जो पटकनी दी है बीजेपी ने, क्या उसके बाद भारी उम्मीद बीजेपी को कि उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश यादव, विपक्षी दल के सबसे बड़े नेताओं में से एक, क्या उम्मीद लगा के बैठे कि आने वाले समय वहां पे बीजेपी को अब एक आस जागी है? अभिषेक जी, वास्तविकता यही है। आज की तारीख में ये लोग जो है देश और प्रदेश को समझने की भूल कर रहे हैं। ये लोग देश को और प्रदेश को पिछले 25 वर्षों से आकलन करने का प्रयास कर रहे हैं। ये लोग ध्रुवीकरण करके, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे विभिन्न राज्यों के जो नेता हैं, वो ध्रुवीकरण करके राज्य सरकारें या केंद्र सरकार जीतना चाहते हैं। भाई ये बताइए, ये लोग जिस प्रकार से ध्रुवीकरण करते हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं, भाई अखिलेश यादव एमवाई के आधार पर राजनीति करते रहे लंबे समय तक। चलिए एमवाई के आधार पर चल गई, लेकिन अब आज की तारीख में देश की जनता इस प्रकार के ध्रुवीकरण को स्वीकार नहीं कर रही है। विभिन्न राज्यों का परिणाम इसको लेकर के दिखाई पड़ रहा है। पीडीए लेकर के ये लोग अब आज की तारीख में आए। ये बताइए अभिषेक जी, क्या पीडीए उत्तर प्रदेश के सर्वसमाज की भागीदारी करता है? पीडीए के लिए इन लोगों ने क्या किया? लंबे समय तक एमवाई के लिए क्या किया? एमवाई में मुसलमानों के लिए क्या किया? यादव तो अपने परिवार के तुष्टीकरण करते रहे हैं। पीडीए में क्या क्षत्रिय समाज आता है? क्या ब्राह्मण समाज आता है? क्या वैश्य समाज आता है? ये लोग कैसी राजनीति कर रहे हैं? निश्चित रूप से अखिलेश यादव को सुधरना चाहिए, सर्व समाज की बात करना चाहिए, हर वर्ग को साथ लेकर के चलना चाहिए। एक वर्ग या 2 वर्ग को साथ लेकर के अब वो समय निकल गया है कि उत्तर प्रदेश से। चलिए, अगर इसको सकारात्मक नजरिए से देखें पूजा मिश्रा जी, तो कह रहे हैं कि जातिवादी राजनीति का और सांप्रदायिक राजनीति का पतन हो गया पश्चिम बंगाल में, और कह रही है तो दूर की कौड़ी लगता है कि उत्तर प्रदेश में ऐसा कुछ होगा। पर क्या लगता है कि आने वाले समय में जो परिदृश्य है चुनाव के बदलते नजर आएंगे, जो समीकरण है, या पीडीए वर्सेस अल्पसंख्यक या फिर ब्राह्मण बनिया जो भाषा चलती है उत्तर प्रदेश में राजनीति की, क्या उसमें अब कोई बदलाव देखने को मिल सकता है? जाहिर तौर पर समाजवादी पार्टी ने भी पश्चिम बंगाल के चुनाव से कुछ तो सीखा ही होगा। अभिषेक जी, आपको नमस्कार और साथी प्रवक्ताओं को मेरा नमस्कार।
अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि समाजवादी पीडीए किसकी बात कर रहा है। समाजवादी पीडीए जो है उत्तर प्रदेश की 90% जनता की बात कर रहा है, और ये हमें ज्ञान दे रहे थे कि सबको लेकर के चले। बटुकों की शिखा खींचने वाले, शंकराचार्य जी का अपमान करने वाले, साधुओं को बूटे मारने वाले ये कह रहे हैं हमसे कि हम सबको लेकर के चले। समाजवादी पार्टी सरकार में बाबा परशुराम जयंती पे छुट्टी हुआ करती थी, और ये छुट्टी को कैंसिल करने वाले सरकार में आते ही ये हमें ज्ञान दे रहे हैं कि हम जो है सर्व समाज को लेकर के चले। अब हम इनको बताते हैं कि समाजवादी पार्टी किसके लिए कार्य कर रही है। अभी अभी आप देखेंगे वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में, चाहे वो स्वास्थ्य व्यवस्था हो, चाहे वो कानून व्यवस्था हो, चाहे वो रोजगार हो, चाहे वो शिक्षा जगत हो, चाहे वो महिला सुरक्षा हो, चाहे वो किसानों का अधिकार हो, चाहे वो मजदूरों का अधिकार हो, अभिषेक जी सारी चीजों पे ये भाजपा सरकार कहीं पर नहीं टिक रही, सबको प्रताड़ित करके रखा हुआ है। महिला अपराध में नंबर 1 पे है उत्तर प्रदेश। अभी इन्होंने बोला कि बड़ा रोजगार दे दिया, तो फिर दिख क्यों नहीं राज्य है जनता के बीच में? वो रोजगार आपने किसको दे दिया उठा करके? क्यों नहीं मिला? क्यों छात्र आज भी सड़क पर आंदोलनरत है? अभी जाकर के इस महीने 2022 में भराया गया टीजीटी पीजीटी का एग्जाम कराया गया हुआ है। 2018 से टेट का पेपर कराया गया, सुपर टेट आज तक नहीं कराया गया हुआ। जिन लोग जिस एग्जाम के लिए एलिजिबल थे उनकी उम्र पार हो गई, 69,000 भर्ती को आज तक क्लियर नहीं करता, उस पे आपने पीडीए के अधिकारों का हनन किया। लेखपाल भर्ती में आपने 1700 सीटों का हनन किया हुआ था, समाजवादी पार्टी लड़ी धरातल पर, तब जाकर के आपने वो 1700 आरक्षित सीटें बढ़ाई। इसका मतलब आपने हनन कर रखा हुआ था। आप उत्तर प्रदेश की जनता को पराजित कर, अभी भी आपने दिखाया होगा ना, जो अभिषेक जी स्मार्ट मीटर लेकर के जनता से धनुगाही की जा रही थी। भाजपा सरकार और अंग्रेज में बस इतना ही फर्क है कि वो जो है विदेश से आक्रांता रखे हुए थे, ये अपने देश के आक्रांता उन्हें वो फैसला वापस लेना पड़ा। लेकिन मैं इस पे आना चाहूंगा कि पूजा जी आज ये स्थिति है कि स्टालिन से कांग्रेस ने अपने हाथ डीएमके से हाथ पीछे खींच लिए हैं। पश्चिम बंगाल में जो हार मिली है उसके बाद क्या स्थिति है इंडिया गठबंधन की, वो स्पष्ट नहीं। और जाहिर बात है कि बिना गठबंधन के जो आखिरी बार आपको सफलता मिली थी उसमें गठबंधन का महत्वपूर्ण योगदान था। मुद्दों के साथ साथ आपके पास जो जमीनी ताकत है, मुद्दे जब तक अलाइन करेंगे, समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन में है। हमने अपना स्टैंड बहुत क्लियर किया हुआ है। अभी आपने फिर से मेरी बात को काट दिया होता कि मुख्यमंत्री जी ने वो स्मार्ट मीटर वाला फैसला वापस ले लिया, पर वो उन्होंने ले लिया, लेकिन उन्होंने मजबूरन लेना पड़ा। जो प्रदर्शन वाकया है, मैं तो सीधो सी बात है उस बिल्कुल। तो अभिषेक जी बताइए, वो कहां से उनका भरपाई की जाएगी? आपने जिनको परेशान किया, जांच किया, आप बता दीजिए। कैग की रिपोर्ट चीख करके कह रही कि इतना करप्शन हुआ उत्तर प्रदेश में, लेकिन एक के ऊपर कार्रवाई नहीं दिखेगी। आप बताइए कि चाहे वो गोरखपुर का मामला रहा हो, चाहे वो हाथरस में बगड़ का मामला रहा हो, चाहे वो झांसी हॉस्पिटल में आगजनी का मामला रहा हो, इतने करप्शन के बाद में कहीं पर कोई कार्रवाई दिखता हुआ दिखे? यहाँ पे तो मंत्रिमंडल, इनके मंत्री बैठ करके जो है आशीष पटेल जी कहते हैं कि करप्शन चल रहा है, बंदरबाट चल रहा है। मैं उस बंदरबाट का भागीदारी नहीं हूँ। पूजा जी, इन्हीं मुद्दों को लेकर तो ममता बनर्जी भी खड़ी थी जब उन्होंने पश्चिम बंगाल में मुद्दा उठा कि केंद्र की तमाम योजनाओं का पैसा रिलीज नहीं किया जा रहा, उनका पैसा उनको नहीं मिला। शिक्षा हो, स्वास्थ्य को लेकर पैसे केंद्र ने रोक दिए, लेकिन उसके बावजूद उनको जन समर्थन नहीं मिला। तो सवाल यही है अभिषेक जी, जन समर्थन तो तब माना जाएगा ना जब 27 लाख एक वोटर जिनको वोट डालने से रोका गया वो भी वोट डाल रहे होते हैं। हमारा संविधान कहता है कि अगर एक भी सही वोटर है, भारत देश का नागरिक है, तो उस एक वोटर का भी मताधिकार का हनन नहीं होना चाहिए। यहाँ तो 27 लाख वोटर्स के हो गए, हम 90 लाख मैं इस पे राघवेंद्र जी से जवाब लूंगा। काफी देर से उपाध्याय साहब इंतजार कर रहे हैं, मैं उस पर आना चाहूंगा। सोचिए कि वेस्ट बंगाल में आपने देखा होगा कि चुनाव आयोग की टीएमसी को 2-2, मतलब विपक्षी नेताओं को कहने की जरूरत नहीं है, भाजपा को कहने की जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग स्वयं कह रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो टीएमसी से चुनाव लड़ रहा है चुनाव आयोग। तो अगर इस तरीके से चुनाव आयोग कार्य कर रहा है तो कैसे आप मान लेंगे? मैं इस पे जवाब लूंगा। डॉक्टर उपाध्याय जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। उपाध्याय जी, इस बात पे कोई दो राय नहीं कि विपक्ष में केंद्र में बात की जाए तो सबसे बड़ा राजनीतिक दल इस वक्त कांग्रेस है। केरल में आप और सशक्त हुए हैं, राज्यसभा में आपकी सीटें बढ़ने जा रही है, और कहीं ना कहीं ये भी बातें हो रही है कि केरल में जो जन समर्थन मिला है, कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व को और मजबूत किया जा सके, इसको भी एक महत्वपूर्ण कारण माना जा रहा है आपके केरल की जीत को लेकर। शायद तमिलनाडु में भी और स्थिति बेहतर होती हुई दिखाई देगी। मेरे ख्याल से 30 साल की राजनीति में जो द्रविड़ वहां पे राजनीति रही है उसका कहीं ना कहीं एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। लेकिन सर, कब तक एक ही बात हम करते रहेंगे कि ईवीएम नहीं चल रहा,
कब तक हम एक ही बात करते रहेंगे कि इलेक्शन कमीशन हमारे साथ नहीं? क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो रेटोरिक का बार बार यूज करते हैं वो एक तरह से बड़ा कमजोर दिखाता है विपक्ष को एक राजनीतिक दल के रूप में और देश की राजनीति के सबसे पुराने राजनीतिक दल के रूप में। नहीं देखिए अभिषेक जी, ठीक है, हम केरल में हमारी सरकार आई प्रचंड बहुमत के द्वारा, तमिलनाडु में भी हो सकता है, जैसा सोशल मीडिया आदि से चल रहा है। हमारी गठबंधन की सरकार बनी, 5 जगह चुनाव हुआ, बिना हमारे पास न कोई ग्राजुएट जी रहे, न चुनाव आयोग रहा, न प्रशासनिक अधिकारी रहे, फिर भी 2 जगह हमारी सरकार, एक जगह डायरेक्ट एक जगह इनडायरेक्ट हो सकती है, तो हमारी सफलता है, इसमें 2 राय नहीं है। जहां तक आप कह रहे हैं पश्चिम बंगाल की बात, देखिए ये प्रक्रिया 2014 से बेईमानी की चल रही है। अब 2023 में जब चुनाव आयोग की नियुक्ति में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चुनाव आयोग की नियुक्ति में हटा दिया गया और हमारे नेता राहुल गांधी जी के विरोध के बाद भी उसी समय क्लियर हो गया कि अब तमाम हथकंडे अपनाए जाएंगे। पहले ईवीएम का ये चलाते थे, फिर एडिशन, जैसे महाराष्ट्र में 40 लाख वोट को इन्होंने जोड़कर, बिहार में जो है इन्होंने एसआईआर के माध्यम से, अब पश्चिम बंगाल में इनको कठिनाई लग रही थी तो सीधे 27 लाख मतदाताओं को कई जगह दिया, जो अपनी छवि मौजूद है, सभी प्रमाण पत्र दे रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि चलिए बाद में वोट दे देंगे। अरे तो चुनाव बाद में हो जाता, 2-4 महीने बाद हो जाता। क्या यह लोकतंत्र के लिए सही है? क्या यह सही सरकार मानी जाएगी? 100 सीटें लूट करके आप सरकार बना रहे हैं। और जैसा कि आपने कहा कि पश्चिम बंगाल हिंदू मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो दूसरी बात आपने कहा वो ज्यादा है ब्राह्मण, यही उनका दोष है। एक देश में ब्राह्मण मुख्यमंत्री और भी महिला, जो कि महिला बंधन की बात करते हैं, इसलिए उसको जिस तरह से महाभारत में जयद्रथ के 7 कौरवों ने अभिमन्यु का वध कर दिया था, उसी तरह से यह चुनाव आयोग कौरव रूपी और ज्ञानेश कुमार जी जयद्रथ रूपी मिलकर एक ब्राह्मण महिला मुख्यमंत्री को कुर्सी से हटाने का काम किया है। ये कोई लोकतंत्र नहीं है। पर ये जो बार बार उपाध्याय जी जिन शब्दों का इस्तेमाल है तो कई सवाल खड़े करता है। असम में आपने 21 सीटें जीती, गौरव गोगोई जी अपनी सीट से हार गए, लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीधे तौर पर कहा कि ठीक है, जो हमें जनमत मिला है हम उसे स्वीकार करते हैं, हमने कड़ी मेहनत से चुनाव लड़ा, हार को हम स्वीकार करते हैं, हमने मेहनत करी। ये उन्होंने साफगोई वहां पे दिखाई असम में। लेकिन जब बात होती है आपकी, तमाम नेता जो है फिर आ जाते हैं कि बोलने के लिए कि वहां पे जो है बूथ को लूट लिया गया। अगर अब मुझे पता नहीं क्यों आज बार बार अधीर रंजन चौधरी जी की याद आ रही, क्योंकि कांग्रेस ने कोशिश नहीं की पश्चिम बंगाल में अपनी स्थिति को बेहतर करने की, और आज तृणमूल कांग्रेस वहां पे खत्म है। भले ही आप तृणमूल कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य में बोल रहे हैं, लेकिन सच्चाई कहीं ना कहीं कांग्रेस भी खुद जानती है कि वहां पे क्या स्थिति थी। नहीं देखिए अभिषेक जी, हम तो तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में बोल नहीं रहे हैं, हम देश की जनता लोकतंत्र के पक्ष में बोल रहे हैं। मेरे नेता आदि राहुल गांधी पहले ही कह दिया, आसाम और बंगाल में चुनाव की लूट हुई है, सरकार की चोरी की गई है। और आज से लगभग 1 साल पहले, 6 महीना पहले, जब कर्नाटक में उन्होंने जो मतदाता और चुनाव चोरी की बात कही, तो चुनाव आयोग आज तक जवाब नहीं दिया उसका। ज्ञानेश कुमार जी एक भी सवाल का जवाब नहीं दिए, और पश्चिम बंगाल में इंतजार हो गई। 2 लाख से अधिक आदमी केंद्रीय सुरक्षा बल करके आम विपक्षी मतदाताओं को हटाया। और देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर ये जो 27 लाख मतदाता वोट नहीं दे पा रहे हैं और जीत हार का अंतर जहां पर वोट कटे हैं उससे कम होगा तो देखा जाएगा। इस सवाल का जवाब तो उपाध्याय जी आने वाले समय में देखना होगा, लेकिन राघवेंद्र जी मैं इस सवाल पे जरूर आना चाहूंगा। पिछली बार राघवेंद्र जी जब ममता बनर्जी सरकार में आई थी तब वहां पे बड़ी हिंसा हुई, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय जो है जला दिए गए। आज भी हम कुछ तस्वीरें देख रहे हैं जब आप बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीती और तृणमूल कांग्रेस के कार्यालय जलाए जा रहे हैं। क्योंकि राघवेंद्र जी आपने कहा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी, जी उपाध्याय जी मैंने आपकी बात सुनी है। तो जब ममता बनर्जी की सरकार पिछली बार बनी तो बीजेपी के कार्यालय जला दिए गए, आज जब आपकी प्रचंड बहुमत की सरकार है वहां पे कुछ टीएमसी के कार्यालय जलाए जा रहे हैं, कोई बुलडोजर लेके पहुंच जा रहा है। तो बदलाव की राजनीति अगर आप कह रहे हैं कि आपने बंगाल में शुरू की और उसका अध्याय अगर ऐसे शुरू हो रहा है तो फिर इसे किस तरह से देखें?
नहीं नहीं, देखिए इस बात को हम उचित नहीं मानते हैं। अब ये जांच का विषय है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या टीएमसी के कार्यकर्ता खुद ऐसा वातावरण बनाने के कर रहे हैं। हमारे मोदी जी ने दिल्ली के माध्यम से कह दिया है कि बदले की भावना से कोई काम नहीं किया जाएगा। हम लोग जो है पश्चिम बंगाल की बढ़त के लिए, पश्चिम बंगाल के विकास के लिए, वहां के सुशासन के लिए ईमानदारी से काम करेंगे। राहुल जी कह चुके हैं, राहुल जी ने कहा था कि ममता बनर्जी जो है वो कटमनी की तरफ ध्यान देती है, ममता बनर्जी सिंडिकेट चलाती हैं, ममता बनर्जी राघवेंद्र जी बड़ा दिलचस्प है कि चुनाव जब चल रहा था आप ममता बनर्जी को लगातार टारगेट करते रहे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद राहुल गांधी को ज्यादा टारगेट किया जा रहा है, ऐसा क्यों? पश्चिम बंगाल चुनाव में कांग्रेस कहीं नहीं थी, ये आप और मैं हम दोनों जानते हैं। हाँ नहीं, ठीक बात है, पश्चिम बंगाल में कहीं नहीं थी और कांग्रेस ने प्रयास भी नहीं किया। राहुल गांधी के खिलाफ राहुल गांधी ने ट्वीट किया था ममता बनर्जी के कुशासन की वजह से वह भाजपा आ रही है। ये मैं विशेष रूप से बताना चाहता हूँ कि राहुल गांधी का ट्वीट था कि ममता बनर्जी के कुशासन की वजह से वह भाजपा आ रही है, तो ये राहुल गांधी जानते थे। अब ये लोग रुदारती गैंग में शामिल हो गए हैं, रोक रहे हैं, तो सीटें लूट ली गई हैं। अरे कौवा कान लेके आए, कहने से काम करता है क्या? अरे भाई साक्ष्य उपलब्ध कराइए, प्रमाण उपलब्ध कराइए, कोई सब लोग एक साथ चलिए समय थोड़ा सीमित है, मैं एक आखिरी सवाल पूजा जी से जरूर लूंगा। पूजा जी, हम हमेशा देखते हैं अखिलेश यादव जी लोकसभा में बड़े एक्टिव रहते हैं और हमने देखा किस तरह से ममता बनर्जी ने भी उत्तर प्रदेश के चुनाव में आके प्रचार किया और अखिलेश यादव जी भी ममता बनर्जी का समर्थन करने लगे। अब ये जो स्थिति बनी है उसके बाद क्या इंडिया गठबंधन में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलने जा रहा है? क्या पावर डायनामिक्स चेंज होने जा रहे हैं? दो बड़े लीडर जिनकी बात हो रही थी अब वो हट चुके हैं, एमके स्टालिन और ममता बनर्जी। अब सिर्फ अखिलेश यादव और राहुल गांधी हैं इंडिया गठबंधन में सबसे बड़े लीडर। क्या आप मानती है इस बात को? अभिषेक जी देखिए, जितने भी लीडरशिप हैं जो इंडिया गठबंधन ब्लॉक में हैं, सारे के सारे लोग जो है मजबूत हैं और सारे लोग जो है मुद्दों पर लड़ रहे हैं। मैंने पहले भी कहा कि अगर आप वेस्ट बंगाल की बात करते तो जब आपने सारे लोगों को वोट ही नहीं डालने दिया, जहां पे चुनाव आयोग कहता हो कि टीएमसी को दो टोक मतलब भाजपा की भाषा बोलता हो, वहां पे आप जीत हार की क्या चर्चा करेंगे? यहाँ पर तो किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना है, ये डिसीजन भी चुनाव आयोग ने लिया। ये नहीं देखा कि भारत के हर नागरिक को, वेस्ट बंगाल के हर नागरिक को वोट देने दिया जाए। बड़ा दिलचस्प था संजय रावत जो शिवसेना से आते, उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को राहुल गांधी की बात सुननी चाहिए थी, शायद चुनाव प्रबंधन और बेहतर हो सकता था। क्या वहां कोई चूक हुई? अभिषेक जी, टीएमसी के ही जो है शुभेंदु अधिकारी हैं जिनके ऊपर में ईडी सीबीआई लगा करके भाजपा ने अपने पास लिया है, जिसका नाम लेकर के हुमायूं चिल्ला रहे थे कि अरे मस्जिद बना रहे, पोलराइजेशन किया था, वो भी जो विधायक हो रखा हुआ है। और आप बात करें कि भाजपा क्या कर रही थी, वहां पे कोई ले लेती, सजेशन ले लेती। जब जो है कोतवाल ही चोर बन बैठेगा तो आप कहां से किससे सजेशन ले लेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, 27 लाख वोटर्स में कहा कि अगर हार का मार्जिन जिन विधानसभाओं में कटे हुए वोटर्स की संख्या से कम रहेगा, आप वहां पे दोबारा वोट करा लीजिएगा। मतलब इसका मतलब है कि 27 लाख वोटर्स में जेन्युइन वोटर्स हैं जिनको वोट करने नहीं दिया गया। और आप जैसे 4 तारीख को बनी है सरकार, भाजपा ने कितने एक्शन लिए अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर में कि आप खुशियां मनाने के बजाय दंगा मनाने चल रही है तुरंत ही। समय अब इजाजत नहीं देता, लेकिन मैं इस बात को इस तरह से खत्म करना चाहूंगा राघवेंद्र जी, पूजा जी और उपाध्याय जी, कि इस देश में मंदिर मस्जिद बनाने और तोड़ने को लेकर राजनीतिक दलों में जितनी उत्तेजना देखने को मिलती है, जितने उत्तेजित हो जाते हैं, स्कूल अस्पताल बनाने और तोड़ने को लेकर देखने को नहीं मिलती। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की राजनीति में स्कूलों की बात हो, अस्पतालों की बात हो, एजुकेशन इंडस्ट्रीज की बात हो, मंदिर मस्जिद की राजनीति कब तक चलेगी इस देश में? बहुत तेरे हैं, बहुत बने हैं, बहुत टूटे हैं, इतिहास गवाह है हिंदुस्तान का। खैर, इसी के साथ इजाजत लेंगे। नमस्कार।